यू नो यूपीएससी की यार ये बात बहुत बढ़िया लगती है कि जिस दिन जो चीज बोला जाता है उस दिन वो चीज होती है। मतलब जब बोला गया नोटिफिकेशन आएगा तब नोटिफिकेशन आ गया। जब बोला जाएगा कि एग्जाम होगा भैया 13 अप्रैल को एग्जाम है, मतलब कि 13 अप्रैल को एग्जाम होना ही होना है। जब आपसे बोला जाएगा कि रिजल्ट आएगा, मतलब कि एक्सपेक्टेड डेट दी जाती है कि हाँ इसके इसके बीच में रिजल्ट आ जाएगा, मतलब रिजल्ट भी आ जाएगा। सारी चीजें ऑन टाइम चलती है, इसीलिए भाई बेस्ट एग्जाम लगता है मुझे कि अगर यूपीएससी कोई नोटिफिकेशन निकाल रहा है, अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कोई भी नोटिफिकेशन निकाल रहा है, तो वो सारी चीजें ऑन टाइम बेस्ट तरीके से कंप्लीट होती हैं और रिजल्ट आता है बहुत बेहतरीन तरीके से। आपका टाइम नहीं वेस्ट होता है और एक प्रॉपर आपको तैयारी करने का माहौल मिलता है। आपको प्रॉपर पता होता है कि यार इस दिन एग्जाम है, 6 महीने हमने तैयारी की या 1 साल हमने तैयारी की तो हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा। हमारा एग्जाम रुकेगा नहीं, हमारा एग्जाम किसी भी तरह से प्रॉब्लम में नहीं आएगा। ठीक है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और मैं पढ़ाता हूं आपको सीडीएस एग्जाम के लिए। बट बेटा आज हम बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में? आज हम बात करने वाले हैं यस, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। 11 तारीख को ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया। देखो यूपीएससी यार होता क्या है कि जनरली 4-5 बजे तक या 3 से 5 बजे के बीच में नोटिफिकेशन निकाल देता है। बट आज क्या मतलब उस दिन क्या हुआ, उस दिन क्या मतलब 11 तारीख को क्या हुआ कि रात में थोड़ा नोटिफिकेशन आया, रात में वही 8:30-9 के लगभग में नोटिफिकेशन आया। ठीक, तो भाई जो बोला गया वही किया गया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हुआ बाबू, यहां पर 11 तारीख को 11/12/2024 में आपका नोटिफिकेशन आ गया। और नोटिफिकेशन आने के बाद देखो सबसे ऊपर और सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है यहां पे। क्या लिखा हुआ है इस बात को नोट कर लीजिएगा कहीं पे, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 31/2/12/2024। मतलब 31/12/2024 को भैया नोटिफिकेशन ये फॉर्म जो है वो बंद हो जाएगा। बट इसका भी टाइम दिया हुआ है। तो भाई मैं तुमसे कह रहा हूं यार इसका वेट ही क्यों करना है? जब 11 तारीख को आ गया है नोटिफिकेशन तो भैया आप 15 तक अपना फॉर्म भर कर खत्म करो। सिंपल सी बात भाई, 15 तक आपने फॉर्म भर दिया तो आपकी फॉर्म भरने की टेंशन खत्म। लास्ट टाइम पे क्या होता है जाकर के कि अगर सर्वर बैठ गया, सर्वर ऐसे बैठता नहीं है बट हो सकता है, भाई क्या कह सकते हैं, टेक्निकल चीज है ना, लोड ज्यादा आ गया, सर्वर नहीं चल रहा है। ठीक, आप साइबर कैफे से भरवा रहे हो जाकर के, साइबर कैफे वाले भैया के पास बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने आपका फॉर्म नहीं भरा, उन्होंने कह दिया कि भैया वो हम भूल गए, तुम्हारा फॉर्म चला गया। तो करना क्या है भाई, यहां से तुम 15, मैं तुमको चलो ठीक है तुम कह रहे हो 15, मैं कहीं तुम कह रहे हो कि मैं कहीं दूर हूं भैया, वहां पे इंटरनेट वगैरह नहीं है। चलो भाई मैं तुमसे कह रहा हूं कि 20 तारीख तक भाई फॉर्म भर ही दो इसका। इस डेट का वेट करना ही नहीं है। ये डेट तो उनके लिए है जो भैया अपने एग्जाम के लिए सीरियस नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, चलो भाई देखो देखना शुरू करते हैं आगे हम लोग क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए और क्या क्या चीजें तुम्हारे जानने वाली है। ठीक है, देखो यहां पे देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहां पे कैंडिडेट टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब आपके पास कौन कौन से एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम दे सके। देखो भाई क्या क्या चीजें, पहली बात तो हाउ टू अप्लाई। यार पता है तुमको हाउ टू अप्लाई करने क्या मतलब है? देखो यहीं पर देखो ना, ये देखो कमीशन की वेबसाइट दी हुई है और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे लप से हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, यूपीएससी की वेबसाइट पे करके देखें। ये देखो जैसे हमने किया क्या आ गया, यूपीएससी की वेबसाइट आ गई हमारे सामने। और जैसे यूपीएससी की वेबसाइट आ गई आपको देखने को मिलेगा भैया जितने भी टॉप लेवल के एग्जाम होते हैं, चाहे आप बात करें आईएएस की, चाहे आप बात करें पीसीएस की, चाहे आप आईएएस की बात करें, आईपीएस की बात करें, पीसीएस तो नहीं भाई, पीसीएस जो होती है वो तो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है। बट अगर आप बात करते हैं इनकी तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है कि सीएपीएफ है और उसके बाद जो असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म है वो भी सारे फॉर्म आपको यहीं पर देखने को मिल जाते हैं, है ना। चलो भाई देखो फिर से देख लेते हैं, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको भैया कर देते हैं पीछे ताकि हम पहुंच जाएं अपनी ही वेबसाइट पे दोबारा। हाँ यार ये वाला फॉर्म हम लोग देख रहे थे ना, हाँ ये देखो आ गया। अब देखो क्या देख रहे हैं भैया, इसमें क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ टू अप्लाई आपको पता ही है, कैसे कैसे आपको मैंने बताया। आप वहां पर पहुंच जाएंगे, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपका अप्लाई हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन करना है कैसे, यार क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है जो हमें जानने वाली है, देख लेते हैं एक बार, बहुत स्पीड में देखेंगे हम लोग, देखते जाओ यहाँ पे। अब यहां पर ये तुम्हारे काम का नहीं है, इसमें मतलब ये तो है भाई रजिस्ट्रेशन हैज टू बी डन वंस, ओनली वंस इन लाइफ टाइम, दिस कैन बी डन एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर।
ठीक है, आपको देखने को मिलेगा 2 बार एग्जामिनेशन होता है, एक एग्जामिनेशन होता है आपका अप्रैल में और एक एग्जामिनेशन होता है आपका सितंबर में जाकर के। ठीक है, अभी वाला अप्रैल वाला एग्जाम जो है वो आपका 13 अप्रैल को है, ये भी आपको हम बता दे रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग देख रहे हैं आगे मॉडिफिकेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल का भाई पहले हम लोग ये देख ले कि कैसे हम रजिस्टर करेंगे। मॉडिफाई तो हम करेंगे, तुमको 7 दिन का टाइम मिलता है मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है, बट मॉडिफिकेशन की बात हम बाद में देखेंगे। अभी पर यार देखो यहीं पर ये देखो दिया हुआ है, देख चलो अभी इसको बाद में देखते हैं यार, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं ना। लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन क्या है ये आपने देख लिया है, यहाँ पे 31 दिसंबर है और इसके बाद टिल 6 PM, मैं तुमसे बोल रहा था ना इसका टाइम भी दिया हुआ है, टिल 6 PM है। बट भाई 6 PM का भी वेट क्यों करना है, क्यों करना है 6 PM का वेट? आप ये देखिए कि अगर आपने, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर उस टाइम पर कोई दिक्कत हो गई और तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया या तुम्हारा फॉर्म नहीं भर पाया या कोई गलती हो गई जल्दीबाजी में, जल्दी का काम शैतान का होता है, ठीक है, तो जल्दीबाजी करनी नहीं है, जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो। और मुझे पता है यार बहुत सारे लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर भी दिया होगा अभी तक, ठीक। अच्छा एक चीज और, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद पैसा देना मत भूल जाना, नहीं तुम कहोगे भैया ऐसा किया हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, हमने पैसा तो भरा ही नहीं था, या हमने पैसा भरा तो हमारा जो वो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल वाला मैसेज आता है वो वाला मैसेज आया ही नहीं था हमारा, तो हमारा पैसा तो हमारे अकाउंट से कटा, उसके बाद फिर पता नहीं कहां से हमारे अकाउंट में 200 रुपए फिर आ गया था। तो बाबू कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा कट नहीं पाता है, रिवर्ट हो जाता है, ठीक, और उस टाइम पे पेमेंट नहीं होता है, फिर तो पेमेंट में गड़बड़ मत करिएगा कोई भी। चलो भाई देखो यहाँ पे क्या है, पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ये आपको पता ही है, नेगेटिव मार्किंग होती है। क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, इसको भी हटाते हैं यहाँ पे। हाँ यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है देखो, फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट। बेटा अगर आपको देखने को मिलता है, देखिए पहली बात तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें, क्या चीज, एक आपका ये वाला टेलीफोन नंबर दैट इज 0112385271 और 011233811125, या आपको देखने को मिलेगा ये वाला, या आप बोल रहे हो तो ये वाला एड्रेस कौन सा, यूपीएससी फैसिलिटेशन काउंटर नियर गेट सी ऑफ इट्स कैंपस इन पर्सन और ओवर टेलीफोन। समझ में आ रही बात भैया? 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक का समय भी दे दिया यूपीएससी ने। मैं कह रहा हूं ना हर चीज भाई क्रिस्टल क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी बात तुमको समझ में आएंगी। क्या देख रहा हूं मैं, ये तब के लिए अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है। तो इन केस ऑफ गाइडेंस इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग देयर एप्लीकेशन कैंडिडेट एक्सेट्रा कैन कॉन्टैक्ट दिस एंड दिस वन। समझ में आ गई बात? चलो भाई देखो अब क्या देख रहे हैं आगे देखेंगे हम लोग। तो मोबाइल फोन बैन होता है, ये आपको पता ही है इसमें। उसके बाद इंस्ट्रक्शन अपहोल्डिंग द फोटोग्राफ वाइल फिलिंग, हाँ यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, देखो ये तो इंपॉर्टेंट है यार। अब देखेंगे हम, तो हम कैसे देख रहे हैं भाई, समझो इस बात को, बहुत ध्यान समझना इस बात को। द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड। आपकी फोटो जो आप अपलोड करेंगे वो 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। 10 days old from the start of the online application process, that is application commencement date। समझ में आ गई बात? तुम इतनी बार समझो कि तुमको फोटो खिंचानी है, बस खत्म, कोई भाई रिस्क नहीं लेना, फोटो खिंचाओ अपलोड करो खत्म, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे भैया फोटो खिंचा करके फॉर्म निकाल करके उस पर फॉर्म में फोटो लगानी तो नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको अपलोड करनी है, ठीक। एंश्योर दैट द नेम, भाई फिर आ गया इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑन विच फोटोग्राफ वाज टेकन आर क्लियरली मेंशन्ड ऑन द फोटोग्राफ। समझ में आ रही बात? मतलब आपको जो फोटो खिंचानी है उसमें आपका नाम और जब आपकी फोटो खिंचाई गई हो उस डेट को भी मेंशन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद द कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ। अब देखो ये जानते हो, ये तुम जब फोटो खिंचाने के लिए जाओगे तो तुम बता दोगे कि तुम्हारा जो फेस है वो 3/4 तुम्हारी पूरी फोटो का होना चाहिए, मतलब फोटो में दिखना चाहिए। तो वो फोटोग्राफर जो होगा वो ऑटोमेटिकली उसको सेट कर देता है, ठीक है, पर तुमको बताना पड़ेगा यार वहां पर जाकर के। उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर देयर अपीयरेंस मस्ट मैच विद देयर फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। भैया हाँ ये भी देखो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? देखो सुनने में भाई ये पता है, ये ऐसा लग रहा है कि भैया ये ऐसा कैसे हो सकता है, उस टाइम पे तो हो सकता है कभी कि हम शेव करके जाएं और हमने फोटो जो खिंचाई है उसमें शेव नहीं है। भाई अगर तुमने फोटो में शेव किया हुआ है
तो वहां जाना तो शेव करके जाना, ठीक भाई। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा मैं नहीं कहूंगा इस चीज को, गर्ल्स के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ वो अलग बात है कि अगर आपकी शॉर्ट हेयर है, पर इतनी जल्दी कहाँ हेयर उग भी जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक। आप जैसे फोटो में हैं आपको सेम एज इट इज डिट्टो आपको रिटन एग्जामिनेशन के दौरान मिलना है। अगर आप कुछ गड़बड़ होते हैं इधर उधर, या आप कुछ मतलब ऐसा ना कि आपने बियर्ड बढ़ा ली, उसमें फोटो में बियर्ड है ही नहीं, तो उस टाइम पर दिक्कत होती है फिर, है ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात, ये देखो लिखा भी हुआ है, फॉर इंस्टांस इफ अ कैंडिडेट अपलोड अ बियर्डेड फोटोग्राफ ही मस्ट अपीयर विद द सेम लुक इन द रिटन एग्जामिनेशन, सेम वुड बी केस विद स्पेक्टिकल्स, मस्टैच एक्सेट्रा। समझ में आ गई बात। अब इतना हम तुमको बता दिए हैं तो इतना तुमको समझ में आ गया होगा कि तुम जैसे हो तुमको रिटन एग्जामिनेशन में वैसे ही रहना है। कैंडिडेट शुड रीच, अब ये तो फर्जी की बात है यहाँ पे भाई, तुमको पता है कि 30 मिनट पहले पहुंचना होता है, तुम 30 मिनट क्या तुम आधे 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंचो, ठीक है। आराम से पहुंचो, बैठ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे बैग बैग रख देना आराम से बाहर, बट पहुंचना है टाइम से। मैंने कई बार देखा है भाई, पता है जब ऐसा होता है ना कि सेंटर पे जाते हैं वहां पे, मतलब सीरियसली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है, और बहुत बड़ा मेजर कंसर्न भी है इस चीज को समझने का, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं। जैसे अगर मैं लखनऊ में हूं यहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गोरखपुर से आ रहे हैं, जो इलाहाबाद से आ रहे हैं, और ट्रेन से आते हैं, ठीक, बस से आते हैं। बस से तो मैं नहीं कहूंगा ज्यादा दिक्कत होती है, बट ट्रेन में अगर आप देखेंगे, बस में भी है दिक्कत भाई, कहीं खराब वराब हो गई, बट ट्रेन में है कि ट्रेन लेट हो गई है। अब ट्रेन लेट हो गई, उनको पहुंचना है, मान लेते हैं चारबाग से यूपीएससी भवन हमारे यहाँ एक है जहां पर सेंटर पड़ता है, नॉर्मली एनडीए सीडीएस दोनों का सेंटर पड़ता है। अब पहुंचना है, सुबह सुबह नहीं मिल रहा है ऑटो, या ऑटो मिल भी रहा है तो उसने इतना मतलब जाते जाते ऑटो खराब हो गया रास्ते में, भर के चल रहा है पूरा, नहीं समझ में आ रही है, दिक्कतें हो रही हैं, और एग्जाम सेंटर तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ कि आप नहीं पहुंच पाए, 5 मिनट लेट हो गया, नहीं भैया 2 मिनट लेट हो गया, भैया 1 मिनट लेट हो गया। पिछली बार ऐसा हुआ कि लास्ट मिनट वी रिक्वेस्टेड, ठीक, कि बच्चे का हमको लग रहा है जस्ट गेट बंद हुआ था, मतलब गेट बंद भी नहीं हुआ था, हमें लग रहा है इतना इतना खुला होगा, गेट बंद हो रहा था, और बच्चा तुरंत आया, वी रिक्वेस्टेड अ लॉट कि सर इतना बचा हुआ है गेट, प्लीज को एंटर करा लो। वो एक ही बच्चा था वहां पे, और उसके बाद जितने बच्चे भी आए उनकी एंट्री नहीं हुई। तो आप समझिए मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी 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 लेस। हाँ वो जो ऑफिसर थे वहां पे, हो सकता है कि अगर वो गेट बंद हो गया होता, गेट बंद नहीं हुआ था एग्जैक्टली, ठीक है, बंद हो रहा था, होता ना कि उधर से गेट लेकर के आ रहे हैं, उधर से लेकर के आ रहे हैं, वो मार्जिन ऑफ एरर, मतलब उसकी किस्मत ही थी कि गेट बंद नहीं हुआ था, हम लोग वहीं खड़े हुए थे, तुरंत कहा कि अरे जाओ 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 जल्दी जल्दी अंदर, वैसे वाला है ना। गेट बंद हो गया, उसके बाद किसी की एंट्री नहीं हुई, बिकॉज यस इफ द रूल इज फॉर वन इट फॉर एवरीवन। तो इस चीज को लेकर के प्लीज गड़बड़ मत करिएगा, बहुत दिक्कतें होती हैं फिर। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई, अब ये अप्लाई कैसे करेंगे आपको पता ही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको बता ही दिया है अभी। क्या इंपॉर्टेंट चीजें, हाँ यार ये चीज देख लो अब यहाँ पे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जहां पे आपको आईएमए में देखने को मिलेगा 100 सीटें हैं अब की बार, यहाँ पे आईएनए में भी आपको 32 हैं, एयरफोर्स जिंडीगुल में आपको कितनी मिलेंगी, यहाँ पे जो 32 सीटें हैं, ओटीएच चेन्नई में आपको 275 सीटें मिलेंगी, और ओटीएच चेन्नई मद्रास में आपको, मतलब वही ओटीएच चेन्नई, यहाँ पर आपको एसएससी विमेन है, यहाँ पर मेन है, यहाँ पर 275 है, यहाँ पे 18 है, ओवरऑल मिलाकर के आपको कितनी सीटें देखने को मिलेंगी, 457 सीट्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें क्या मतलब, इसमें क्या ही बताना है भाई, है तो है। अब देखो क्या बात करेंगे यहाँ पे फिर से, अब तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है तुम्हारी, एक मिनट रुक जाओ भैया, ये आ गए हम लोग कहाँ पे, ये आ गए हैं हम लोग सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बेटा आपको सिलेक्ट करना है। हाँ ये देखिएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंसेस होती हैं, कोशिश करिएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस, और देखो एक चीज और बताया तुमको, जितना जल्दी तुम फॉर्म डालोगे उतना जल्दी तुमको अपनी प्रेफरेंस वाला सेंटर मिल जाता है। लखनऊ वाले बच्चे लखनऊ में ही फॉर्म डालें, जो इलाहाबाद के हैं इलाहाबाद में, मतलब जो फॉर्म उन्होंने डाला है उसमें वहीं का सेंटर मतलब ऑप्ट करें, ताकि अगर वो हो गया इलाहाबाद हो गया तो इलाहाबाद के पास वाला कर लीजिए। जैसे लखनऊ में है अगर कोई फॉर्म मैं डालता हूं अगर फॉर्म, तो मैं क्या सेंटर चूज करूंगा, मैं सेंटर चूज करूंगा, एक सेंटर में चूज करूंगा लखनऊ, एक सेंटर में चूज करूंगा कानपुर, कानपुर भी है भाई इसमें, अगर आप देखेंगे तो एक लखनऊ में चूज करूंगा, एक कानपुर में चूज करूंगा,
और उसके बाद आप देखेंगे तो मैं चूज करूंगा कौन सा, मैं चूज करूंगा वाराणसी। ठीक, अब आप देखेंगे तो तीनों सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, तीनों सेंटर में आपको देखने को मिलेगा कि ये इजीली रीचेबल है मेरे लिए। अगर देखेंगे लखनऊ में से कानपुर मेरे लिए 2 घंटे का डिस्टेंस है, और अगर मैं कार से या मैं बाइक से भी जाता हूं या मैं अगर बस से भी जाता हूं तो विद इन 5 आवर्स या 6 आवर्स मैं बनारस पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा देखिए सेंटर। प्लीज ये मत सोचिएगा कि गोवा घूमने का मौका मिलेगा हमको, हम गोवा चले जाते हैं, ठीक है, या हम घूमने नहीं गए हैं यार बैंगलोर, हम बैंगलोर चले जाते हैं, सेंटर डाल देते हैं। प्लीज ऐसा मत करना भाई, क्योंकि बच्चे बच्चे ही हो ना, अभी ऐसा करते हैं कि भैया घूमने का मौका मिलेगा हम तो जा रहे हैं मद्रास। नहीं, मत करना प्लीज ऐसा। ठीक, चलो अब देखो क्या बात कर रहे हैं भैया यहाँ पे। इसके बाद हम लोग आएंगे, हम तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या हमको इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कंडीशन तो एलिजिबिलिटी, इससे कोई दिक्कत है नहीं। हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस। एज लिमिट क्या होनी चाहिए फॉर आईएमए, अगर आप देखेंगे तो आपको अनमैरिड होना चाहिए, अनमैरिड मेल कैंडिडेट होने चाहिए, बॉर्न नॉट अर्लियर देन। अब देखो यार ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। आईएमए आईएनए के लिए सेम है, एएफए के लिए डिफरेंट हो जाता है, ओटीए के लिए मेन और वुमेन के लिए सेम है। देखो कैसे है यहाँ पे, unmarried male candidate born earlier than 2 January 2002 and not later than 1 January 2007, ठीक है, आर एलिजिबल। फिर से हम देखेंगे आईएनए के लिए, तो भाई आईएनए के लिए सेम है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो 2 जनवरी 2009 जो ये वाला था वही ये वाला भी है, और उसके बाद देखेंगे नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2007। तो आप देखेंगे तो आईएमए और आईएनए के लिए भाई सेम मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद तुम आ जाओगे बेटा, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर एयरफोर्स एकेडमी। एयरफोर्स एकेडमी के लिए क्या देखने को मिलेगा आपको, भाई देखो एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है 20 से 24 साल, बट यहाँ पर अब क्या हो जाता है, अब यहाँ पर हो जाता है 1 जनवरी, अच्छा ठीक है, यहाँ पर 2 जनवरी 2002 से नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2006, ठीक है। तो अपर लिमिट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको दोनों देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो भाई देखो अब यहां पर हम बात करेंगे फिर से, कैंडिडेट बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड, ठीक। तो अगर आपका मतलब बाल विवाह अगर हो गया है तो फिर दिक्कतें हैं आपके लिए, बट बाल विवाह होता नहीं है आजकल, ठीक है। तो 25 साल की एज तक आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, हाँ भाई ये भी देख लो भाई, होता नहीं है कि शादी तय हो गई है तो शादी वादी जो है वो उससे अभी दूर रहो। मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मैरिड कैंडिडेट अबव 25 ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल टू अप्लाई, बट ड्यूरिंग ट्रेनिंग period they will neither be provided married accommodation nor can live with family out of the premises। समझ में आ गई बात। तो ट्रेनिंग की बात है भाई, उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद फिर ओटीए के लिए आप देखेंगे तो ओटीए के लिए आपको यहीं पे मिल जाएगा कि 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2007 के बीच में आप होने चाहिए, और वही चीज आपका यहां पर भी है कि आपका 2 जनवरी 2001 से नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2007। तो आपको इसका और इसका सेम मिलता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हम आ जाएंगे यहाँ पर, तो बेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यस, देखो लास्ट चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप देखेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। पहली बात तो ये जान लीजिए कि आप जो आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, ग्रेजुएशन भाई, अच्छा एक चीज, कुछ एनडीए वाले बच्चे अगर इसको देखें, ठीक है, तो वो ये ना सोचें कि भैया हम ग्रेजुएशन स्टार्ट करेंगे तो ग्रेजुएशन स्टार्टिंग से ही क्या हम फॉर्म डाल सकते हैं, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन जब एंड आपका सेमेस्टर हो, एंड सेमेस्टर हो या एंड ईयर हो, तो उस दौरान आप फॉर्म डाल सकते हैं। जब ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो ट्रेनिंग जब आप एंट्री लेते हैं उस टाइम पे आपके पास सारे सर्टिफिकेशंस होने चाहिए आपके, ठीक है। अगर आप पहले डाल देंगे सर्टिफिकेशन होगा ही नहीं, आप एसएसबी भी क्लियर कर ले जाइए। समझ में आ रही बात। तो आईएमए के लिए और ओटीए के लिए चेन्नई, यू हैव टू हैव डिग्री ऑफ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। आईएनए के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एएफए के लिए दैट इज एयरफोर्स एकेडमी के लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। समझ में आ रही बात। आपके पास
इंजीनियरिंग की डिग्री हो या आपके पास किसकी डिग्री हो बेटा, आप डिग्री नहीं मतलब आपके पास 10+2 लेवल पर क्या होना चाहिए, 10+2 लेवल पर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होनी चाहिए। ठीक है, देन हम आ जाते हैं फिर से किस पे, हम आ जाते हैं यहाँ पे ये तीनों अकेडमी और उसके बाद ओटीए के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ओटीए के लिए आईएमए और ओटीए के लिए आपके पास डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद फिर अब आ जाते हैं बेटा किस चीज पे, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स तो तब मायने रखते हैं जब आप रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी क्लियर करके जाते हैं। ठीक, बट फिर भी अगर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ना हो तो आपको कहां मिल जाएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आपको मिल जाएगा अपेंडिक्स 4 में। और अपेंडिक्स 4 कहां गिवन है बेटा, ये आपको दिया मिल जाएगा, कैडेट मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द एडमिशन टू कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 एज पर गाइडलाइन गिवन इन अपेंडिक्स 4। समझ में आ गई बात, ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। देखो चश्मे का थोड़ा दिक्कत होती है जब आप एएफए में जाते हैं, ठीक है, ये अगर चश्मा ना हो तभी बहुत अच्छा है, बट ये बहुत सारे फिजिकल स्टैंडर्ड है, मैंने एक तो स्पेक्टिकल्स का बता दिया बस, बट बहुत सारे ऐसे फिजिकल स्टैंडर्ड्स आते हैं। ठीक है, देन फीस, सिंपल सी बात है भाई, फीस हम फिर कह रहे हैं आपसे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका होता है कि पैसा रिवर्ट हो गया, नहीं कटा, एक बार कटा दोबारा फिर से आ गया, वो समझ नहीं पाते हैं, तो दिक्कतें हैं उस दौरान। आपका पेमेंट पूरा पूरा भाई जब सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है, जब लास्ट वाला एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए, मतलब होता नहीं कि प्रीव्यू आ जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए फॉर्म, तभी उसको मानिएगा कि वो कंप्लीट हो गया है। 200 रुपए इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है। क्या रजिस्ट्रेशन फीस है? 200 रुपए। अगर आप फीमेल हैं या आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, अदरवाइज सबकी जो है वो 200 रुपए फीस यहां पर है। ठीक, देखिए ये तो हो गई फॉर्म की बात। अब सिंपल सी बात कि तैयारी कैसे करेंगे। देखो तैयारी करने के लिए आपको पता है कि CDS की हमारी रेगुलर क्लासेस इसी चैनल पे, जो आपका प्यारा सा अपना चैनल है CDS जुगाड़ से, इसी पर चलती हैं। ठीक, मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूं, विनीत सर आपको बेहतरीन तरीके से फिजिक्स की सारी नॉलेज देते हैं, अश्विनी सर आपको जो आपका SST वाला पोर्शन है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इसकी पूरी नॉलेज देते हैं। देन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश। चाहे आप IMA, INA, AFA, OTA जिसकी भी बात करें, हर जगह पर आपको इंग्लिश मिलती ही मिलती है। तो आपके प्यारे पीयूष सर आपके लिए इंग्लिश की बहुत बेहतरीन क्लासेस रोज लेके आते हैं, और अभी से नहीं चल रहा है भाई, ये जो कोर्स चल रहा है फ्री वाला, ये बहुत पहले से चल रहा है। तो आप लगातार क्लासेस देखिए, आप लगातार मेहनत करिए, और डेफिनेटली आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, और आपके कंधों पर 2 सितारे जरूर चमकेंगे, और आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत बेहतरीन कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई फॉर्म जरूर भर दीजिएगा टाइम से और तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोर इंफॉर्मेटिव चीजों के साथ में। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।